समस्त सुधीजनों को नमस्कार। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की सारस्वत साधना को विषय बनाकर 4 वक्तव्य मैंने हाल ही में प्रस्तुत किए हैं। हम देखते हैं कि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी में कारयित्री और भावयित्री प्रतिभा का अनूठा संश्लेषण हुआ है। उनकी रचना धर्मिता में सृजनशील प्रतिभा और आलोचक की प्रतिभा, शास्त्र चिंतन की प्रतिभा, प्रज्ञा, मेधा और रचना शक्ति, इन सभी का उल्लास उनमें देखने को मिलता है। स्वयं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा और रचना प्रक्रिया पर अपने काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथों में विचार किया है और उन्होंने शोधा प्रतिभा का विवेचन किया है। 6 प्रकार की प्रतिभा, काव्य प्रतिभा उन्होंने बताई है। स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, अदृष्टोपपादिता इत्यादि। इनमें प्रतिभा तत्व तो अनंत विस्तार वाला है, और भी प्रकार जोड़े जा सकते हैं। मेरी दृष्टि में प्रतिभा तो, जैसा भर्तृहरि कहते हैं कि समस्त जंतुओं में संस्कार रूप में प्रसुप्त भाव से तो रहती ही है। किसी किसी मनुष्य की प्रतिभा जागरित होती है और जागृत होने के बाद स्पंदनशील होती है। तो जागरित प्रतिभा और स्पंदनशील प्रतिभा, ये 2 प्रकार इस दृष्टि से बन जाते हैं। और प्रसुप्त प्रतिभा, संस्कार रूप में प्रसुप्त प्रतिभा, फिर जागरणशील प्रतिभा, जागरित प्रतिभा और स्पंदनशील प्रतिभा। स्पंदनशील प्रतिभा में भी निरंतर जो वाइब्रेटिंग स्थिति में रहती है, निरंतर जो स्पंदित होती रहती है कि कहाँ से कैसे वह अनजाने में ग्रहण करती जाएगी अपने भीतर और फिर कब अपनी कोंध में रचना करा देगी, यह स्पंदनशील प्रतिभा होती है। यह सभी रचनाकारों में नहीं हुआ करती। आचार्य द्विवेदी में तो हमने इस प्रकार की स्पंदनशील प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमने अपने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा कि कई हमारे साथी जो आधुनिक दृष्टि से, आधुनिक शिक्षा पद्धति से जिन्होंने अध्ययन किया है और जिनका विद्यालय के स्तर पर, यहाँ तक कि महाविद्यालय के स्तर पर भी अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी विषय रहा है, वे संस्कृत में तो बड़े अच्छे पंडित हैं, अच्छी संस्कृत बोलते हैं, लिखते हैं, अच्छे कवि हैं, शास्त्र पर उनका अधिकार है। और अंग्रेजी में 2 वाक्य बोलने में उनके पसीने छूटते हैं, नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो अभ्यास से तो भाषा सध जाती है, वो बात ठीक है, पर अभ्यासोपपादिता प्रतिभा की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि वाइब्रेटिंग जीनियस है किसी की, तो भाषाएं अधिगत अपने आप होती चली जाती हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने तो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आधुनिक शिक्षा पद्धति से अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया। प्रारंभ में हमने देखा कि अंग्रेजी वे नहीं बोलते थे, नहीं लिखते थे, पता नहीं कैसे अंग्रेजी में बोलने लग गए। सुनते सुनते कालिदास समारोह में विदेशों के विद्वान आते थे। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी जब आयोजन करते थे कालिदास अकादमी का, उनको देखते और सुनते थे। अन्य लोग कभी अंग्रेजी में बात करते थे, तो कैसे उनकी स्फुरित हुई और बिना कक्षाओं में पढ़े अंग्रेजी में बोलने और लिखने लग गए। और एक बड़ा पंडित अंग्रेजी में जब बोलता और लिखता है, तो उनकी उसकी अपनी अंग्रेजी होती है। उस पर कभी कभी थोड़ा अंग्रेजी ना लोग मुस्कुरा सकते हैं, पर पंडित बोल रहा है तो क्या कह सकते हैं, पंडितों का समाज है। एक बार आचार्य द्विवेदी जी ने कह दिया कि कालिदासा, हु इज द राइटर ऑफ दिस मेघदूत, तो थोड़ी सी मुस्कान आई विज्ञ जनों के मुख पर। पंडित की कोई गलती नहीं है, आपकी भाषा ऐसी है कि राइटर कहाँ होगा और कहाँ आथर कहना चाहिए, उसमें स्वयं बहुत सूक्ष्म विवेक नहीं है। और संस्कृत में तो इस प्रकार के सूक्ष्म विवेक हैं।
तो राइटर ऑफ मेघदूत वहां उन्होंने कह दिया, पर अंग्रेजी वो लिखते थे, ठीक ठाक लिख लेते थे, बोलते भी ठीक थे, अच्छी खासी बोलते थे, बिना कक्षाओं में सीखे, बिना गुरुमुख से भाषा सीखे, बिना कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अटेंड किए, बिना कोई संभाषण शिविर में भाग लिए हुए, अंग्रेजी में एक ऐसा दिग्गज पंडित हमारे समय का है जिसकी जागृत प्रतिभा ऐसी है कि वो कोई भी भाषा 2 4 5 10 दिन उसके बोलने लिखने वालों के बीच में कभी कभी सुन ले तो उसको पकड़ लेता है। ऐसी प्रतिभा उनकी थी। इसलिए मैंने पिछले वक्तव्यों में भी यह कहा कि जब वे विचारों की दुनिया में संवाद करते हैं तो अपनी सतत स्फुरित होती स्पंदित होती प्रतिभा से कई बार वैश्विक संवाद कर जाते हैं। जिन विचारधाराओं का वैदेशिक विचारधाराओं का उन्होंने प्रत्यक्ष कहीं आपातः अध्ययन नहीं किया, उनकी प्रतिभा ऐसी दूरगामी स्पंदनशीलता के साथ उनको ग्रहण कर लेती है। यह हम देखते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने कला शास्त्र पर विचार किया है। कम हमारे समय के पंडितों ने कला शास्त्र पर विचार किया है, और सौंदर्य शास्त्र जिसको कहते हैं उस पर भी कम लोगों ने लेखनी चलाई है। आचार्य द्विवेदी ने कला चिंतन, कला शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को भी विषय बनाया और स्वतंत्र रूप से भी उस पर लेखन किया। कला समाधि और सौंदर्य पंचाशिका उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं संस्कृत में, जिसमें उन्होंने कला दर्शन और सौंदर्य तत्व विवेचन किया है। मेरी दृष्टि में संस्कृत में कुछ पंडितों ने जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र पर लिखा है उसमें दो ही मौलिक चिंतन सौंदर्य शास्त्र पर प्रस्तुत करते हैं। जगन्नाथ पाठक ने भी सौंदर्य शास्त्र पर संस्कृत में पुस्तक लिखी है, शिवजी उपाध्याय ने भी सौंदर्य शास्त्र पर संस्कृत में पुस्तक लिखी है, ओगेट्टी परीक्षित शर्मा ने भी सौंदर्य शास्त्र पर संस्कृत में पुस्तक लिखी है। पर इनके जो कार्य हैं वे संकलन अधिक हैं। दो विचारक हैं, एक तो गोविंद चंद पांडे हैं जिन्होंने सौंदर्य दर्शन विमर्शा नाम से संस्कृत में मौलिक ग्रंथ प्रस्तुत किया। यद्यपि वह उनके व्याख्यानों से बनी हुई पुस्तक है, पर वे अच्छे दार्शनिक हैं हमारे समय के। और गोविंद चंद पांडे ने चूंकि पश्चिमी दर्शन का भी अच्छा अध्ययन विधिवत किया है और स्वयं वे अच्छे विचारक और चिंतक हैं, इसलिए वे सौंदर्य शास्त्र पर संस्कृत शास्त्र परंपरा के बीच रहते हुए सौंदर्य दर्शन विमर्श नामक पुस्तक संस्कृत में रचते हैं, और उसमें वे कुछ मूलभूत स्थापनाएं भारतीय सौंदर्य परंपरा और सौंदर्य की भारतीय अवधारणा को लेकर करते हैं। दूसरा नाम फिर आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का ही है, जो कि सौंदर्य शास्त्र पर चिंतन करते हैं। भले ही वे एस्थेटिक्स को लेकर के यूरोप में जो चिंतन होता आ रहा है उस पर सीधे सीधे प्रत्यक्षतः उससे परिचित न भी हों, पर ऐसी प्रतिभा उनकी है कि बहुत सारी विचारधाराओं को वे ग्रहण करके और उनको चमकाते हैं अपने शास्त्र के सीमांत के भीतर, उसकी परिधि के भीतर रह करके। मैं आचार्य द्विवेदी के कला चिंतन और सौंदर्य शास्त्र पर कुछ बातें आज के इस वक्तव्य में उनके जो दो पुस्तकें जिनकी चर्चा मैंने की है, कला समाधि और सौंदर्य पंचाशिका, उनके आधार पर करूंगा। एक तो जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा है कि जो नई बात भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य द्विवेदी करते हैं वे योग दर्शन के आधार पर काव्य लक्षण, प्रतिभा तत्व और काव्य सर्जना प्रक्रिया का विमर्श करते हैं। और यह महत्वपूर्ण है योगदान उनका। योग दर्शन की महत्ता जबकि 20वीं और 21वीं शताब्दियों में निरंतर बढ़ती जा रही हो, आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से योग दर्शन मनुष्य की चित्त वृत्तियों की कैसी गहरी मीमांसा करता है, इस पर बात पूर्व में और पश्चिम में की जा रही हो, तब हमारे बीच का एक श्रेष्ठ पंडित और आचार्य योग दर्शन की जो चित्त भूमियां हैं उनके आधार पर और अष्टांग योग की जो सोपान परंपरा है अष्टविध योग की, उसके आधार पर कला सर्जना प्रक्रिया और सौंदर्य तत्व मीमांसा प्रस्तुत करता है। आचार्य द्विवेदी कलाओं का परिणाम चित्त की एकाग्रता को मानते हैं।
यह तो सभी स्वीकार करेंगे, और योग दर्शन का अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है वे भी करेंगे, पर कालिदास समाधि की बात करते हैं। कालिदास जब कला सर्जना प्रक्रिया की बात करते हैं, तो समाधि कैसे होती है कला सर्जना में, कैसे समाधि से विच्युत होता है कलाकार। तो संप्रति शिथिल समाधि मन्ये येनेय माँ लिखिता। अग्निमित्र कहता है मालिका अग्निमित्रम में, अग्निमित्र तो बड़ा रसिया और पारखी है कला का। मालिका के चित्र को देखा तो देखते ही कहा कि ऐसी सुंदरी तो हो नहीं सकती, चित्रकार ने कैसे इसको बना दिया है। तो चित्र गतायाम अस्याम कांति विसंवाद शंकी में हृदयम। चित्र में जब देखा था तो लगता था कि इससे इसके जोड़ की सुंदरी संसार में सचमुच में होगी नहीं, ऐसा सुंदर चित्र बना दिया है। और जब साक्षात देख रहा हूं तो लगता है कि पूरा का पूरा सौंदर्य नहीं उतर पाया, उसकी समाधि कहीं टूटी। सामने मालविका को देखा, चित्र बनाया, पूरी नहीं उकेर पाया है, समाधि में कहीं शिथिलता आ गई, शिथिल समाधित्व हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसीलिए कालिदास से ये सारे बीज शब्द लेकर के और एक कला का सौंदर्य शास्त्र रचते हैं। द्विवेदी जी कालिदास से कोई संदर्भ नहीं लेते, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संदर्भ लेने की उनको आवश्यकता नहीं है। साक्षात शास्त्र परंपरा से वे ग्रहण करते हैं, और चित्त की एकाग्रता से कलाओं में परिणतियां होती हैं, ऐसा वे कहते हैं। और वे कहते हैं कि प्रत्याहार और समाधि की भूमिका इसमें रहती है। यह वे नवीन बात जोड़ते हैं। समाधि की बात तो कालिदास ने भी की, अन्य लोगों ने भी की, पर अष्टांग योग में चूंकि प्रत्याहार पहले आएगा, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये चतुष्टयी होगी। तो कला में भी यदि समाधि तक पहुंचते हैं तो प्रत्याहार तो सद साधना होगा, और तब समाधि तक पहुंचेंगे। इस बात को वे कहते हैं। सौंदर्य चित्त में समाधि का आधान करता है। अब जो कला सर्जना प्रक्रिया है उसमें फिर समाधि की भूमिका में कैसे पहुंचेगा, तो सौंदर्य को देख करके ही समाधि की भूमिका में जाएगा। और रचना प्रक्रिया में भी और रसिक के लिए आस्वाद प्रक्रिया में भी, दोनों में ही समाधि की भूमिका में पहुंचना होगा। कला सामाजिक के चित्त को आत्म तत्व में निमज्जित करती है, इसीलिए कला समाधि शीर्षक से उन्होंने पुस्तक ही लिखी है। और कला समाधि में नाट्य, नृत्य और गीत, इन तीनों में आंतरिक सूत्र रस रस तक पहुंचते हैं, और समाधि की दशा में रसानुभूति होती है। यह वे कहते हैं। काव्य, नाट्य, नृत्य, गीत और चित्र जिससे सौंदर्य प्राप्त करते हैं वह तत्व रस है। यथौपैक सौंदर्यम स एक सरसः परम। तो यहाँ पर उपनिषदों की जो भूमा है उस तक पे पहुंचते हैं, और परम तत्व वही रस है, इसकी बात वे करते हैं। अनेक नवीन स्थापनाएं इसमें आ जाती हैं। भावों की संख्या वे 42 मानते हैं, और 42 भाव व्यभिचारी हैं, स्थायित्व केवल चित ही है। इस प्रकार से 39 में स्थायी भाव जोड़ करके 42 भाव वे कर देते हैं। और अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव सभी में भावत्व वे मानते हैं, क्योंकि सभी चित्तवृत्ति स्वरूप हैं। अभिनवगुप्त भी यही कहते हैं कि जितने भी विभाव, अनुभव, संचारी भाव हैं, ये सब चित्तवृत्ति स्वरूप हुआ करते हैं। और चित्तवृत्ति स्वरूप ये भाव हैं, और भाव संयुक्त जब चित्त हो जाता है तो रस हो जाता है। एवं च भाव इत्युक्ते ग्रह्येरन निखिला इमे रसश्चित भाव संयुक्ता इत्यतः सत रस लक्षणम। इस प्रकार से रसभोग जो उनका कारिका ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा है, शुद्ध रसों में सभी भाव छूट जाते हैं, जैसे सुषुप्ति या समाधि में सारे भाव छूट जाते हैं, और श्रृंगारत्व आदि की विशेषता से युक्त रसों में भाव की युति केवल रहती है। सौंदर्य पंचाशिका में सौंदर्य विषयक चिंतन, द्विवेदी जी के नाट्यशास्त्र विषयक ग्रंथ में जो विचार उन्होंने पहले प्रकट किए हैं उनका विकास है। आचार्य द्विवेदी जी मानते हैं कि जिस विशेषता को सौंदर्य शब्द के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वह या तो जाति है या गुण, जो अंगों की संगठना में मिलता है। अब ये एस्थेटिक्स जिसको पश्चिम में कहते हैं, और अंग संगठना विशेष जो है, यह उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने तथा शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में अलंकार को जो सौंदर्य शास्त्र के अर्थ में 32 विद्याओं में परिगणित किया है, वहां भी
अनुपातिक अंग संघटना विशेष को सौंदर्य जो कहा है, तो विशेष होने के कारण वह जाति और गुण दोनों कोटियों में परिगणित किया जा सकता है। यह बात इसमें आचार्य द्विवेदी जी जोड़ते हैं, क्योंकि नित्यत्वे सत्य अनेक संवेदत्व जो जाति का लक्षण है कि समान रूप से सभी में संवेद रहेगा, तो सौंदर्य जितनी भी सुंदर वस्तुओं में है सब में जाति के रूप में संवेद है, लेकिन उसकी जो विशिष्ट परिणतियां हैं उनके कारण वह गुण भी माना जाएगा। इसके कारण से सौंदर्यमिति शब्देन यो विशेषः प्रकाश्यते अंग संघटनानिष्ठा जाति रेशा गुणोत्थवा। इस तरह से अंग संघटनानिष्ठ जाति भी इसको कह सकते हैं या गुण भी इसको कह सकते हैं। और योग में जो समाधि में प्रक्रिया है चित्ती के साक्षात्कार की, वही प्रक्रिया यहाँ घटित होती है। दोनों में तारतम्य बताते हैं कि सौंदर्य दिखाई देते ही सिद्ध योगियों के स्ववश अंतःकरण भी आहत कर लिए जाते हैं, और सौंदर्यानुभूति उसमें होती है अंतःकरणाहरण निष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावच्छेद को अंग संघटनानिष्ठो जाति विशेषो गुण विशेषो व सौंदर्यम। ऐसा फिर वे सौंदर्य का परिष्कृत लक्षण करते हैं। अंतःकरण के आहरण निष्ठ की कार्यता से निरूपित कारणता का अवच्छेदक अंग संघटनानिष्ठ जाति विशेष या गुण विशेष सौंदर्य है। इसकी व्याख्या में बात वही होगी जो पहले परिभाषा में कह चुके हैं। इस प्रकार से सौंदर्यानुभूति की दो सीढ़ियां आचार्य द्विवेदी के सौंदर्य शास्त्र के अनुसार बनती हैं, प्रत्याहार और समाधि। कलानुभव में प्रत्याहार और प्रत्याहार से समाधि की प्रक्रिया योग दर्शन के आधार पर वे प्रतिपादित करती हैं करते हैं। प्रत्याहार के द्वारा सौंदर्य अनुमेय हो सकता है, अन्यथा वह अगम्य है। इसलिए प्रत्याहार की भूमिका उसमें जो योग दर्शन में प्रत्याहार का लक्षण है तदनुसार स्वीकार करना होगी। समाधि में तो केवल स्वतत्व का स्पर्श रहता है, जबकि प्रत्याहार में अन्य विषयों का भी स्पर्श या परामर्श रहता है। द्विवेदी जी यह भी कहते हैं कि सौंदर्य का केवल अनुमान हो सकता है, सौंदर्य अनुमेय है, और अनुमेय होने में प्रत्याहार उसका ज्ञापक है। तो प्रत्याहार और सौंदर्यानुभूति में ये ज्ञापक ज्ञेय भाव संबंध द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सौंदर्य का केवल तटस्थ लक्षण किया जा सकता है, स्वरूप लक्षण उसका संभव नहीं हो सकता, क्योंकि चिति में परामर्श उसका होता है, और इसलिए उसका स्वरूप लक्षण नहीं किया जा सकता, अभिन्न हो जाती है चिति उससे। सुंदरियां अपने लुभावने अंगों से नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रही हैं, विरक्त योगी उन पर दृष्टि भी नहीं डालता। अनुरक्त संसारी उसमें सौंदर्य का अनुभव करते हैं। विरक्त अंतःकरण में भी निश्चल राग विरक्त के अंतःकरण में भी निश्चल राग छिपा हुआ होता है, पर वह नित्य तत्व के प्रति, परात्पर तत्व के प्रति हुआ करता है। इस प्रकार से विषय और विषयी का अद्वैत हो जाता है, और परमाद्वैत की अनुभूति सौंदर्यानुभूति में हुआ करती है। और स्वभिन्न से भिन्न यह सौंदर्यानुभूति हुआ करती, जिसमें स्व का अर्थ आत्मा है, तो स्वभिन्न से भिन्न स्वात्मा ही होगा। इसलिए सौंदर्यानुभव अद्वयानुभव हो जाता है। प्रत्येक शरीरधारी की प्रत्येक चेष्टा आत्मा के ही लिए होती है, इसलिए आत्मोपलब्ध्यर्थ ही सौंदर्य हुआ करता है। आत्मनस्तु कृते सर्वे समारंभा शरीरिणाम आत्मोपलम्बकम तत्वम तस्मात् सौंदर्यमिष्यते। ऐसा सौंदर्य पंचाशिका की 12वीं कारिका में कहते हैं। तदनुसार सौंदर्य का लक्षण फिर बन सकता है आत्मोपलम्बकम तत्वम सौंदर्यम। और यह सौंदर्य प्रमाता का स्वगत धर्म भी है, वस्तुगत धर्म भी है। इस प्रकार से सौंदर्य जो है वह वस्तुनिष्ठ है या विषयी निष्ठ है, विषयनिष्ठ है या विषयी निष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। यह जो विवाद सौंदर्य अनुभूति को लेकर के पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र में और आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों के बीच में भारत में भी चला आ रहा है, उसमें समाधान वे यही करते हैं कि प्रमातृगत भी सौंदर्य हो सकता है, प्रमेयनिष्ठ भी सौंदर्य हो सकता है, वस्तुगत धर्म भी वह है, प्रमाता का स्वगत धर्म भी वह है, और सौंदर्य को किसी सीमा में बांध करके नहीं सीमित किया जा सकता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि सौंदर्य की गंगा प्रमाता और प्रमेय दोनों तटों को छूकर बहती है। सौंदर्य मित्थम स्वगतम प्रमातु प्रमेयगम चापि विभाव्यते ज्ञैः सौंदर्य गंगा तटयुग्म मेतन मेयम च मातार मथोषितास्ति।
सौंदर्य की यह गंगा मेय और माता, प्रमेय और प्रमाता, इन दोनों किनारों को स्पर्श करती हुई बहती है। इसलिए दोनों में ही सौंदर्य का आधान, सौंदर्य का अनुभव रहता है। वस्तुगत भी सौंदर्य, अंग संगठनागत भी, संरचनागत भी सौंदर्य है ही, और जो अनुभव करता है उसके भीतर तो सौंदर्य चिति के उल्लास के रूप में है ही। इस प्रकार से काव्य रचना प्रक्रिया, कला सर्जना प्रक्रिया और सौंदर्यानुभूति, सभी विषयों को सौंदर्य पंचाशिका की 50 कारिकाओं में द्विवेदी जी ने बहुत सुलझे हुए रूप में, विशद रूप से प्रकाशित कर दिया है। और यहाँ आकर के शब्द शक्ति महात्म्य को भी द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं। शब्द वृत्तियों का खंडन कर चुके हैं, पर शब्द की शक्ति से कविता में तो शब्दों का ही अतिक्रमण, शब्दों को ही वे लांघते हैं, रचनाकार और अनुभवकर्ता दोनों। यह प्रतिक्षण परिणाम, सुंदर परिणाम वाला अर्थ फिर निकलता रहता है। यह इस प्रकार से द्विवेदी जी कहते हैं। और सौंदर्य पंचाशिका में चित्र मूर्ति और लौकिक व्यवहार में सौंदर्य की परिणतियों का विवेचन द्विवेदी जी करते हैं। संसार में स्त्री पुरुष संबंधी जो व्यवहारिक जगत में, दैनंदिन जीवन में जो गुप्सित हो सकते हैं, वही काव्य में जब निरूपित होंगे, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो या काव्य कला हो, वे सुंदर हो जाते हैं। इसका कारण वे बताते हैं कि वाक रूपी पटी से आवृत होकर देवताओं की रतिक्रिया भी उद्वेग का विषय नहीं बनती। ये जो कला उस पर आवरण डाल देती है, उसके कारण उसका जो जुगुप्सात्मक स्वरूप है संसार में, वह दूर हो जाता है और सौंदर्यानुभूति का ही वह माध्यम बनती है। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि विभाव और अनुभव अनेक प्रकार के होते हैं, पर उनसे मिलने वाले आस्वाद रूप रस में अणुमात्र अणुमात्र भी भिन्नता नहीं रहती। जिस प्रकार मनुष्य धाम में योग अनेक प्रकार के हैं, और उसी प्रकार संप्रयोग भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु उन सब के बीच भोक्ता रूप जो स्व है, उसमें भेद नहीं होता है, क्योंकि आत्म तत्व तो वही है। इसलिए विभावादि भिन्न भिन्न होते हुए, अनुभाव संचारी भाव आदि के भिन्न भिन्न होने पर भी, और योगों के संप्रयोगों के भेद होने पर भी, भोक्ता की अभिन्नता के कारण, भोक्ता के चैतन्य की अभिन्नता के कारण, परमात्रि चैतन्य के अभेद के कारण अभिन्नानुभूति हुआ करती है। इस दृष्टि से सौंदर्यानुभूति प्रत्यगानंद स्वरूप हुआ करती है, ऐसा द्विवेदी जी निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं। कुल मिलाकर के द्विवेदी जी अपने काव्य चिंतन और कला चिंतन में परंपराओं से संवाद करते हैं, संपूर्ण परंपराओं का व्यवस्थापन करते हैं, और नया विमर्श भी वे रचते हैं। इसके साथ आचार्य द्विवेदी की सारस्वत साधना पर 5 व्याख्यानों की यह 5 वक्तव्यों की, जिसमें बहुत सीमित मति से उनके अत्यंत ही व्यापक चिंतन को किंचित विषय बनाया गया, फिलहाल यहाँ विराम लेती है। और मैंने सौंदर्य शास्त्र की चूंकि इस वक्तव्य में चर्चा की है, और मैंने यह भी कहा है कि गोविंद चंद पांडे का भी सौंदर्य शास्त्र विषयक महत्वपूर्ण चिंतन है, इसलिए अगले वक्तव्य में मैं उन पर संक्षेप में किंचित चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और गोविंद चंद पांडे ने तो हिंदी और अंग्रेजी में भी विपुल साहित्य लिखा है, पर उनकी जो संस्कृत में पुस्तक है, वही मेरे लिए सुख साध्य है। उसके आधार पर मैं गोविंद चंद पांडे के सौंदर्य दर्शन विमर्श पर भी स्वल्पमति से आगे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।